नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, उसमें से अपनी रीडिंग्स भी आप दे रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जहां मैं थोड़ा हिचक जाता हूं या जहां मेरे से कुछ गलती होती है उस पर भी आप ध्यान दिला रहे हैं। लाल किताब का सिद्धांत यही है कि जो आपकी गलती का ध्यान दिलाए वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन मेरे चैनल में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो काफ़ी जानकार हैं और वो जो चीज़ बोलते हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे जो है मैं इसको ना दोहराऊँ इस गलती को। तो पिछले वीडियो में मैंने नंबर 2 खाने का जिक्र किया था, इस एग्ज़ाम्पल कुंडली के हिसाब से भी, और इस वीडियो में मैं नंबर 3 पे आऊँगा। नंबर 3 का खाना, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा और इस पे भी मैं वही पुराना एग्ज़ाम्पल ही लूँगा जो मैंने दिया था, जो लगा हुआ है। तो इसको मैं शुरू करता हूँ। हाँ, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक सरप्राइज़ ज़रूर देना चाहूँगा जो अगले आने वाली वीडियो में हो सकता है, कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में वो चीज़ें बताऊँगा जो शायद अभी तक इसका खुलासा हुआ नहीं है। इस पे अभी भी बड़े विद्वान लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी सालों से लगा हुआ हूँ, तो हालांकि पूरा नहीं हुआ, अब मालूम नहीं पूरा होते होते कितना वक्त गुजर जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि ये जो चमत्कारी चीज़ है जो मैं आपके आगे रिवील करूँगा, तो जितना मुझे मालूम पड़ा, जितना इंटरप्रिटेशन मैं कर पाया, कम से कम उतना तो मैं आपके सामने रख ही दूँ, जिससे आप लोग भी इस पे काम करना शुरू कर देंगे और एक रास्ता निकल आएगा बहुत जल्दी कोई भी चीज़, मतलब इंटरप्रिटेशन के लायक होने की। क्योंकि इसमें हमारे चैनल में कुछ विद्वान ऐसे दर्शक भी हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है लेकिन बड़े विद्वान हैं, तो उनके पास कुदरत की तरफ से समय भी है कि वो इस पे काम कर सकें। तो मैंने यही सोचते हुए कि मैंने अभी तक इसके ऊपर जितना काम किया है, जितना मुझे मालूम पड़ा है, वो मैं कम से कम आपके सामने रख तो दूँ, जिसको आप एक आधार बना के आगे जा पाएँ। ये एक बहुत चमत्कारी चीज़ है लाल किताब की, क्योंकि ये अगर सॉल्व हो जाती है तो इसमें आपके कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था या 2 थे, मुझे ध्यान नहीं आता आजकल, नरक 84 के ऊपर। तो नरक 84 के वीडियो में भी इसका जिक्र है। इसमें आपको लिंक मिलेगा। लिंक मतलब ये सब्जेक्टिव लिंक्स, वीडियो का लिंक्स नहीं, ये लिंक मिलेगा आपको। और उसके ज़िक्र में मैंने नरक 84 के ज़िक्र में मैंने कुछ थ्योरीज़ बताई थी, वो अलग थ्योरीज़ थी, उसके साथ भी मैं इसको कंबाइन करने की मैंने कोशिश की हुई है। तो आने वाला जो वीडियो है मैं उसी टॉपिक पे दूंगा। हालांकि नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे आना चाहिए। खाना नंबर 4 का वर्णन हमें करना चाहिए वीडियो में, लेकिन बात यह है कि मुझे जैसे ही ध्यान आता है किसी चीज़ का, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि मैं आपको वो शेयर कर लूँ वो चीज़। ये तो रूटीन की चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये मैं बताता रहूँगा, लेकिन ये कुछ अलग हटके जो चीज़ है ये मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में आ जाए। क्योंकि अभी मैं जब इसकी स्क्रिप्ट की तैयारी करता हूँ लाल किताब के लिए, तो मेरे जो कॉपी में मैं जो लिख के रखता हूँ अपनी फाइंडिंग्स और ये, तो अचानक मेरा ध्यान उस पन्ने पर गया जिस पर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, इस पे मैंने शोध किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोगों से शेयर किया जाए, जिसको आप लोग डेवलप कर लें। आपसे एक अनुरोध ज़रूर करूँगा, आप बुरा मत मानिएगा, कि इसके ऊपर मुझसे बहुत ज़्यादा प्रश्न मत करिएगा, ये जो मैं आने वाले वीडियो का बता रहा हूँ, क्योंकि उस सब्जेक्ट पे मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँगा और मुझसे जितना मुझे मालूम पड़ा है अपने काम में, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूँगा। अब जब सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा तो उसको आपको ही निकालना है थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत अगर गाइडेंस मुझे देनी पड़ी आपको, कहीं आप अटक गए, तो मैं वो दे दूंगा फ्रीली, कोई उससे मुझे हिचक नहीं है। बस ये होता है कि अगर कोई रिपीटेटिवली चीज़ बताना पड़े तो मेरा समय उस पर चला जाता है, मैं दूसरे वीडियोस के लिए तैयारी नहीं कर पाता। तो आने वाला जो वीडियो है या कुछ वीडियोस होंगे वो आपके लिए मेरा ख्याल है काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बहुत चमत्कारी होंगे और आप उसको एंजॉय भी करेंगे नए तरीके से। अभी मैं इतना ही बता दूं, सस्पेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये धंधे का असूल है। तो आपको मालूम है अभी मुझे सस्पेंस रखना चाहिए अगले वीडियो के लिए, तो इसके लिए मैंने इतना इंट्रोडक्शन दे दिया कि आगे आने वाले वीडियो में मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आप उस चीज़ को देखें। चलिए, काफ़ी टाइम आपका बर्बाद कर दिया मैंने। अब आपको मुख्य विषय पे आ रहा हूँ मैं कि खाना नंबर 3, 2 के बाद खाना नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो मैं हमेशा खाना नंबर 3 के कारक मालक और सेहन के जो मुंसिफ है उसके ऊपर बात से शुरू करता हूँ। अब नंबर 3 जो है खाना, ये नंबर 11 खाने का से लिंक्ड है, ये दृष्टि होती है। तो नंबर खाने का जो 11वें खाने का जो ग्रह है मेन, वो कौन है और नंबर 3 का मुंसिफ कौन है? तो नंबर 3 के मुंसिफ को बुध बनाया गया है, बुध को माना गया है नंबर 3 का मुंसिफ। अब इसमें एक बात ज़रूर आती है कि हमने सेहन की बात कर ली और रूलिंग प्लैनेट्स की भी बात कर ली, तो ये अगर नंबर 3 बुध का मतलब मैदान है, ये किस तरह से है? क्योंकि नंबर 11 जो है उस पे मालिकाना हक शनि का है और वहाँ का कारक ग्रह गुरु है। लेकिन लाल किताब में नंबर 3 के मुंसिफ ग्रह को बुध बताया गया है। मतलब नंबर 3 का जो कारक ग्रह है वो जो है बुध है, नंबर 3 का जो मुंसिफ है वो भी बुध है, नहीं सॉरी, नंबर 3 का जो कारक ग्रह वो मंगल है, सॉरी, और उसका जो मालिक ग्रह है वो बुध है। कि तीसरे घर का वही फल होगा जो बुध शनि और मंगल के हिसाब से होगी, स्थिति से होगा। बुध शनि और मंगल के हिसाब से ही तीसरे घर का फल होगा। अब तक तो आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है कि जन्म पत्री में बुध शनि और मंगल की स्थिति जिस प्रकार की होगी वही तीसरे घर की स्थिति हो जाती है। अब आपको तीसरे घर को एसेस करने के लिए अपने जन्म कुंडली में या अपने क्लाइंट की जन्म कुंडली में बुध शनि और मंगल का असेसमेंट करना पड़ेगा कि कैसी स्थिति है। अब बुध शनि और मंगल का जो असेसमेंट हम करेंगे उसके कई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर ये मान लीजिए ये बुध शनि और मंगल, इस कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी की कुंडली में तीसरे घर में हम देख रहे हैं और बुध शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये 2 सांपों का एक रिप्रेजेंटेशन करता है। ये कहीं ना कहीं मंगल बता देता है और इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये 3 अगर कंबाइंड स्टेट में है कहीं भी, और इसके लिए जो लाल किताब में उपाय बताया गया है वो इसके बैड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए मृगछाला रखने का या पहनने का उपाय बताया गया, छोटा सा टुकड़ा। तो ये तो अलग बात हो गई। इस कुंडली में मंगल भी अलग है, बुध सूर्य के साथ है और शनि जो है 9वें में है। तो इस तरह से ये कुंडली है और इस कुंडली के हिसाब से मैंने ये बताना है हमें। तो चलिए इसी को बेस बना के मैं चलता हूँ कि
बुध की जब हम स्थिति देखते हैं तो बुध 10वें घर में बैठा है, मंगल 11वें घर में है, और जो अपना शनि है वो 9वें घर में है। तो हमें अब इन तीनों के फलों को देखना है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग घरों में बैठे हुए हैं। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हुआ मंगल, बुध और शनि के प्रभाव जो इस तीसरे घर में पड़ने वाले हैं उसका मैं जांच कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। मंगल के यहाँ रहने से उस पर तेज़ी तो काफ़ी होती, वो बहुत स्मार्ट होता है, तेज़ी काफ़ी रहती है, लेकिन उसके एक लिमिटेशन होते हैं। जैसे कोई जंजीर में किसी पालतू जानवर को बांध दे, बहुत तेज़ जानवर को, तो एक जंजीर तो रहती है उसके, लेकिन एक लिमिट तक वो तेज़ी दिखा सकता, उसके आगे नहीं जा सकता। और राहु का टाइम जब तक चलेगा, हर एक का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 42 से 45 तक ये बंधन बंधा रह सकता, उसके बाद ये फ्री हो सकता है। और इसमें जो है मंगल की यहाँ पे खासियत ये होगी कि अपना संतान जितना मदद नहीं करेगा उससे ज़्यादा मदद कुत्ता करता है। मतलब ऐसा जातक अगर अपने पास कुत्ते को पाल ले तो उससे उसको ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो ये हो गया अपना उसका फल मंगल का। मंगल के बाद अब आप इसमें आते हैं बुध पे। बुध 10वें में है, तो बुध 10वें में अगर होता है तो ये उसी प्रकार बिहेव करता है जैसा शनि करेगा। शनि का सपोर्ट होगा तो बुध अच्छा होगा, और शनि अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो बुध उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसका तीसरे घर के ऊपर असर उतना अच्छा नहीं जाएगा। और शनि का इशारा जैसे ही होगा वैसे ही अगर ये काम करे, शनि के इशारे पे जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं उसके इशारे पे चलेगा तो ये सफल होगा। शनि का इशारा होता है कि पहले किसी भी चीज़ को देखो, परखो, फिर एक्शन लो। ये शनि का मूल मंत्र होता है, देखो, परखो और उसके बाद एक्शन लो। तो ये शनि के इशारे हैं। इस पे अगर कोई इंसान चलेगा जिसका इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो बुध के लिए मैंने बता दिया। और इसके बाद आता है आपका शनि वाला हिसाब किताब। तो शनि यहाँ पे 9वें घर में शनि ठीक ठाक है, अच्छा फल देगा ये। मैं थोड़े शॉर्ट में चल रहा हूँ, लेकिन शनि स्लो एंड स्टडी वाली हिसाब किताब जो होता है ना, वो इसके हिसाब से जाएगा। तो इसके हिसाब से जब जाएगा तो वही बात हो गई कि देखो, परखो और आगे बढ़ो। और शनि का अगर मान लीजिए हिसाब किताब गड़बड़ हुआ, इस कुंडली के अलावा अगर मैं बता रहा हूँ कि शनि के अलावा और इसका सुफल नहीं हुआ तो ये बुध को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये जो तीसरे घर में इनका सपोर्ट उतना अच्छा नहीं होगा अगर शनि का नहीं हुआ। लेकिन इस कुंडली में शनि 9वें घर में है तो ये बुध के लिए सपोर्टिव हो जाएगा और अपना उसको मदद देगा, जिससे बुध अगर उसके इशारे पे चलेगा, जैसे कोई डिसीजन लेना है तो अगर देख परख के चले तो उसका फ़ायदा होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है जिसके लिए मैं थोड़ा सा और आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा कि हाउस ऑफ नेगेशन, किसी भी घर का विरोधी घर। वैसे तो 6, 8, 12 बताए गए हैं, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा असर 12 करता है। जैसे कोई इवेंट होना, मान लीजिए 99% इवेंट आपका कुंडली बता रही कि होने ही वाला है, लेकिन 12वां घर अगर उसको विरुद्ध है, उसका विरोध कर रहा है और उसकी कनेक्टिविटी 10 से बन गई तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है झंझट खड़ा हो जाता है, वो काम समय पे पूरा नहीं होता है और होगा ज़रूर आगे चल के। लेकिन जैसे कि आपकी कुंडली बता रही है कि साहब 6 महीने बाद होना है,
हर चीज़ सही दिख रही है, लेकिन 6 महीने बाद नहीं हो, साल 1.5 साल के बाद होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन आ रही है। बुध 10 है, लेकिन शनि जो है बुध से 12वां है, हाउस ऑफ नेगेशन में है। शनि सपोर्टिव है, लेकिन क्या है, बुध से 12वां है। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका असर भी आएगा, मतलब 12वें का। तो वो क्या करता है कि कोई भी फल जो आएगा उसको स्लो डाउन करेगा, महीने भर के फल को 5 महीने 6 महीने इस तरह से डिले कर देता है। तो ये डिले वाला जो फैक्टर है, ये तीसरे घर में भी जाएगा। तीसरे घर में कई चीज़ें जो होती हैं, जो तीसरे घर से रिलेटेड है, आप सभी को मालूम है, वो सब चीज़ें उससे प्रभावित हो जाएंगी। रिश्ते में जैसे भाई बहन हैं, उनके साथ भी वो बहुत ही फॉर्मल रिलेशन रहेगा, कोई सपोर्ट कोई नहीं मिलेगा वहाँ से। और पराक्रम बहुत रहेगा, लेकिन वैसा पराक्रम इसी तरह से रहेगा कि जैसे एक चेन से कुत्ते को बांध दो, एक हद तक जाता, उसके आगे नहीं जाएगा, उसी तरह का रहेगा। अब हम आते हैं तीसरे घर से 12वां घर। हर घर से 12वां घर हाउस ऑफ नेगेशन या उसका विरोधी घर होगा। जैसे पहले घर के लिए 12वां घर है, दूसरे घर के लिए पहला घर है, और तीसरे के लिए दूसरा, चौथे के लिए तीसरा, इस तरह लगातार 12वें हैं। तो उस 12वें घर में जनरली जो अगर कोई ग्रह आता है तो वो उसका विरोध करना शुरू कर देगा, चाहे वो भले ही उसका दोस्त है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीसरा घर जो है, तीसरे घर के 12वां कौन बैठा है, वहाँ पे चंद्र बैठा है। तो तीसरे घर के रिलेटेड मैटर में चंद्र जो है प्लैनेट ऑफ नेगेशन हो जाएगा, मतलब नकारात्मक ग्रह जैसी काम करना शुरू करेगा कहीं कहीं पर। तीसरे घर से रिलेटेड कामों में इसकी दखलंदाजी इस प्रकार होगी। हालांकि दूसरे घर का जो चंद्र है वो उच्च का है, लेकिन तीसरे के लिए वो नेगेशन है, नेगेटिव हाउस में बैठा है, तो उसका असर तो वो उस पर डालेगा। इसी प्रकार आप हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का जो शनि है, शनि 5वें में घर में है, तो 5वें घर में शनि वैसे सूर्य से शत्रुता रखता है, तो प्रगाढ़ दुश्मनी वहाँ पे हो जाती है। 5वें घर पे काफ़ी झंझटें हो जाती हैं। तो 5वें घर में शनि जब 5वें घर में होता है तो जनरली इस प्रकार मामले, मुकदमेबाजी, ये सब फेस करना पड़ता लाइफ में। और 5वें घर में जब शनि आता है तो उस 5वें घर का मालिक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य होता है। तो सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन में मंगल बद बन जाता है। ये इस कुंडली में नहीं है, मैं और भी थोड़े से एग्जाम्पल लेके वो कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि इसका हाउस ऑफ नेगेशन कौन है। हाउस ऑफ नेगेशन चौथा है, चौथा खाली है। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक चंद्र है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो चंद्र जो है ये इसको अपोज भी करेगा। शनि वैसे भी चंद्र के साथ पटरी बैठती नहीं है, तो जब पटरी नहीं बैठेगी तो झंझटें जो है दिस वे और दैट वे बढ़ती रहेगी। तो उस वक्त शनि का उपाय जो भी लाल किताब में प्रॉपर उपाय है वो करवाया जाता है। अदरवाइज़ ये जो है यहाँ इस घर में बैठा हुआ ये इस तरह के कोर्ट केसेस या झंझटें या उठापटक ये चलती रहती है। ये तो एग्जाम्पल दिया जो इस कुंडली में नहीं है, अलग से है। आप जितनी पूरी कुंडली को आप देख लीजिए, उसके हाउस ऑफ नेगेशन को देख लीजिए। जैसे मैंने बताया दूसरे के लिए पहला, वो घर अगर खाली है तो उसके मालिक को ले लीजिए, देख लीजिए वो कहाँ पर है, तो उससे मालूम पड़ेगा किस हद तक है। ये सब के ऊपर अप्लाई करके आप देख सकते हैं। जैसे कोई शादी के लिए आया है आपका, शादी के लिए हम जनरली 7वां घर देखते हैं, तो शादी के लिए हाउस ऑफ नेगेशन छठा घर हुआ जो उसको डिनाई करेगा।
तो जब वो डिनाई करता है तो छठे घर में जो ग्रह बैठा है अगर वो चल रहा है, उसकी दशा वगैरह लाल किताब के अनुसार चल रही है, तो वो इवेंट होते होते रह जाते हैं, नहीं करने देता उसको। यहाँ पे विंशोत्तरी दशा को हम अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ लाल किताब की ही चीज़ें लेंगे। तो और कितना डिले होगा, किस लिए होगा, ये सब छठे घर का अगर बैठा ग्रह या उसका मालिक बताएगा। छठे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो हम उसको लेंगे। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं। अब इसमें यह भी देखना पड़ेगा, एक ये रिसर्च की बात है कि छठे घर में कोई ग्रह बैठा है और छठे घर का जो मालिक ग्रह है, दोनों में से किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जिसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है उसके टाइम में वो काम नहीं होगा, शादी का मतलब। तो ये पूरे चक्र में ये अप्लाई होगा, आप इसको करके देख लीजिए। और अगला वीडियो मुझे कायदे से चौथे में बनाना चाहिए, चौथे घर के ऊपर, लेकिन मैंने जैसा प्रॉमिस किया है, मैं अगले में कुछ एडवेंचर बताऊंगा आपको, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। इसके लिए चौथा जो वीडियो बनेगा वो बाद में बनेगा, चौथे घर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।